हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ब्रिटेन ने F-35 को लपेट दिया भारत ने। हैं? ब्रिटेन के F-35 को लपेट दिया भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर में नेवी की भारी पड़ गया भारत, पीएम मोदी। तो कुछ पंगा हुआ है F-35 जो अभी तक इंडिया में है, उसको लपेट लिया है भारत ने। अब कैसे लपेट लिया, मतलब हैंगर में ले आए हैं क्या कि कुछ और हुआ है? चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अमेरिका के अजीबोगरीब वीजा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्या संदेश दिया है? ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट्स की पार्किंग फीस क्यों कैलकुलेट की जा रही है? ऑपरेशन सिंदूर के समय जब इंडियन नेवी का नेवल स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तान के पास पहुंच गया था और पाकिस्तान के टारगेट्स को लॉक कर दिया था, उस समय इंडियन नेवी की जानकारी लगातार कैसे लीक हो रही थी? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में। अब क्योंकि इस ब्रिटिश F-35 को भारत में 13 दिन का समय हो गया है और अभी तक ब्रिटिश नेवी ने भारत को इस F-35 को हाथ तक लगाने नहीं दिया है, इसलिए भारत ने फैसला किया है कि ब्रिटिश नेवी का ये F-35 क्योंकि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन कवर करके बैठा है, इसलिए अब हम ब्रिटिश नेवी को इसकी पार्किंग फीस भी चार्ज करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि केरला एयरपोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि वो पर डे 26,261 रुपीज F-35 की पार्किंग फीस के तौर के ऊपर चार्ज करेंगे। केरला एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि 13 दिन का समय हो गया है। अच्छे जेस्चर के लिए हम 4-5 दिन, 6-7 दिन या फिर 8-10 दिन वेट कर सकते थे, लेकिन अब 13 दिन से ऊपर हो गए हैं एंड अभी भी कोई पता नहीं है कि ब्रिटिश नेवी कब अपने इस फाइटर जेट को यहाँ से रिमूव करेगी। इसलिए अब केरला एयरपोर्ट की पेशेंस भी खत्म हो गई है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने पार्किंग फीस चार्ज करने का फैसला किया है। क्योंकि ये F-35 एयरपोर्ट के एक बड़े सेक्शन को कवर करके बैठा है, सिक्योरिटी रीजंस के कारण यहाँ पर दूसरे किसी एयरक्राफ्ट को भी आने की परमिशन नहीं है और भारत को CISF के जवान को इस F-35 की सिक्योरिटी के लिए दिन रात तैनात करके रखने पड़ रहा है, इसलिए फैसला किया गया है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि केरला का ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर ये F-35 इस समय पार्क्ड है वो अडानी ग्रुप के अंदर आता है एंड अडानी ग्रुप इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ब्रिटेन के F-35 से पार्किंग फीस चार्ज कर रहा है। किसी भी एयरक्राफ्ट की पार्किंग फीस उसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के ऊपर डिपेंड होती है। छोटे छोटे प्राइवेट एयरक्राफ्ट की पार्किंग फीस 5,000 इंडियन रुपीज पर डे से स्टार्ट होती है और जो गल्फ स्ट्रीम जैसे बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी पार्किंग फीस पर डे 50,000 इंडियन रुपीज तक चली जाती है। F-35 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27 मैट्रिक टन के अराउंड है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके ये 26,000 इंडियन रुपीज पर डे का नंबर आया है। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या ब्रिटिश नेवी से पार्किंग फीस चार्ज करनी चाहिए या फिर नहीं, एंड अगर पार्किंग फीस लेनी है तो क्या 26,000 रुपए पर डे का अमाउंट जस्टिफाइड है, कम है या फिर ज्यादा है? बिना वेपन्स पैकेज के F-35 फाइटर जेट की कॉस्ट 8 से 900 करोड़ रुपीस होती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ब्रिटिश नेवी को ऑफर किया था कि इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट इस F-35 को यहाँ से साइड करके पास में हैंगर में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश नेवी इसके लिए मानी नहीं। अगर ब्रिटिश नेवी F-35 को हैंगर में ट्रांसफर करने के लिए मान जाती तो ये पार्किंग फीस का मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। अभी F-35 क्योंकि डे एंड नाइट पब्लिक साइट में है, इसलिए इसको लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये जो 26,000 पर डे की पार्किंग फीस है, क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और क्वाड को लेकर। ईरान इजराइल सीजफायर के बाद अब अमेरिका ने क्वाड को ऑपरेशनलाइज करने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने अचानक से क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुला ली है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि 1 जुलाई यानी कि 4 दिन के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को होस्ट करेंगे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी जाने वाले हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स भी क्वाड मीटिंग के लिए वॉशिंगटन में प्रेजेंट होंगे। अब इस इमरजेंसी मीटिंग का क्या पर्पस है वो तो खैर 4 दिन के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही घंटे पहले अनाउंस किया है कि वो चाइना के बाद अब भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चाइना के साथ साथ अब भारत की मार्केट को भी अमेरिकन बिजनेस के लिए ओपन करवा दिया है एंड इससे अमेरिकन को काफी बड़ा फायदा होगा। भारत के साथ ट्रेड डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वेरी बिग वन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। अब देखना ही होगा कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की क्या टर्म्स और कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑपरेशन सिंधु को लेकर। ईरान इजराइल सीजफायर के बाद अब भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंधु के बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले तो एक करेक्शन है, भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि ईरान में जो भारत की कम्युनिटी है वो 4,000 नहीं बल्कि 10,000 इंडियन कम्युनिटी के लोग ईरान में रह रहे हैं। 10,000 इंडियंस ईरान में वाकई में बड़ा नंबर है। एंड इसके साथ ही इजराइल के बारे में बताया कि 18 से 20,000 नहीं बल्कि इंडियन कम्युनिटी के 40,000 इंडियंस इजराइल के अंदर प्रेजेंट है, यानी जितने लोग ईरान में हैं उससे 4 गुना ज्यादा लोग इजराइल के अंदर हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंधु के लिए टोटल 19 स्पेशल इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाई गई थी, यानी 19 फ्लाइट्स में इंडियंस को भारत लाया गया। इन 19 में से 3 फ्लाइट्स इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में करनी पड़ी थी एंड उसके पीछे कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे। अब ये टोटल 19 फ्लाइट्स ऑपरेट की गई, इनके अंदर 4,415 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया।
जिसमें से 3,597 ईरान से आए थे और 818 इजराइल से आए। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने टोटल 14 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी रेस्क्यू किया है, जो दूसरी कंट्रीज के सिटीजन थे। इसके साथ ही नेपाल के 9 सिटीजन थे, श्रीलंका के 4 सिटीजन थे एंड एक इंडियन की एक ईरानियन स्पाउस को भी भारत ने रेस्क्यू किया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने भारत के वीजा एप्लीकेंट्स को बोला है कि वो पिछले 5 साल के अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी अपनी वीजा एप्लीकेशन के अंदर शेयर करें, वरना उनकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अमेरिका की इस डिमांड के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कमेंट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने कहा कि वीजा और इमिग्रेशन के मैटर्स किसी भी देश के सॉवरेन डिसीजंस होते हैं, उनको पूरा अधिकार होता है वो तय करने का। लेकिन हमने गाइडलाइंस देखी हैं जिनमें सोशल मीडिया आइडेंटिफायर्स के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत के लोग जो अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी वीजा एप्लीकेशंस को मेरिट के बेसिस के ऊपर जज करना चाहिए। यानी जिस भी इंडियन के अंदर काबिलियत है, योग्यता है, उन्हें फेयर और अनबायस्ड तरीके से इवैल्यूएट किया जाना। खाली काबिलियत नहीं देख सकते, वो एंटी यूएसए सेंटिमेंट वाला हो, वो प्रो हमास वाला हो, तो उसको कैसे यूएसए में आने देंगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे लोग आ चुके हैं उस सेंटिमेंट के मेरिट के नाम पे, और ख़ास कर कई कंट्रियों में तो मेरिट भी झूठी दिखा देते हैं। वहाँ पे तो झूठे सर्टिफिकेट्स। अब इंडिया के अंदर भी कितने जगह हैं जहाँ पे झूठा पैसा दो, अब मेरिट दिख जाएगा। क्या आपके थॉट हैं, क्या आप एंटी यूएस हो? एग्जैक्टली। अगर हो तो अब कितने लोग हैं जो इतना एंटी यूएस यूट्यूब के अंदर करते हैं, तो उनके जब वो अपने बच्चों को, जब उनके बच्चों को मौका मिलेगा यूएसए ने कहा ये 1 सेकंड में भेजेंगे, लिखवा लो। उनको एंटी यूएसए इसलिए कर रहे हैं वो यूट्यूब में बैठे हुए, क्योंकि उनको वो मौका नहीं मिला कि भैया हम यूएस से आ सकें। यहाँ ट्राई किया था यूएसए में और रिजेक्शन मिली थी, तो उसकी एंटी दिखा रहे हैं। और यूएसए को पूरा हक है कि अपनी सिक्योरिटी के करे, और यही हक इंडिया को भी है। अगर बल्कि इंडिया को भी अगर किसी को लेके आना होता है तो जैसे दूसरे देशों से कोई पढ़ने आ रहा है तो उनका सोशल मीडिया देखना चाहिए, खासकर बांग्लादेश, ईरान और ऐसी कंट्री से जो आते हैं उनका देखना चाहिए कि इनके थॉट्स हैं कैसे, ये किसको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई किसी भी काम से इंडिया आता है और आप देखते हैं कि वो एंटी इंडिया है, तो उसको मैं तो कह रही हूँ बहुत ही अच्छा काम किया है ये कि भैया सोशल मीडिया दिखाओ, अपने अकाउंट्स दिखाओ। ये अलग बात है कि इनके पास जो इस टाइप के लोग होंगे उनके पास बड़ी चालबाजियां होंगी कि कैसे उस चीज से बच सके। एग्जैक्टली चाहिए। भारत ने कहा है कि हम मोबिलिटी और कॉन्सुलर इश्यूज के ऊपर अमेरिका के साथ लगातार एंगेज कर रहे हैं ताकि इंडियन नेशनल्स के हितों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर। पिछले काफी समय से पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि अगस्त महीने के बाद पाकिस्तान को चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी स्टार्ट हो जानी है। एंड इसकी अनाउंसमेंट खुद ही पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने की थी और कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जल्दी चाइना से स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने खुद ये न्यूज फैलाई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने चाइना जाकर J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने और फ्लाई करने की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। मगर अब ये सारी चीजें फेक न्यूज निकल कर आ रही हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद इस चीज का खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान को F-35 की डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है, ये सिर्फ मीडिया के अंदर चल रहा है। ये चाइना की मिलिट्री सेल्स के लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को चाइना से कोई भी J-35 नहीं मिलने वाले हैं। यानी पाकिस्तान अभी 1-2 साल तक चाइना से स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज नहीं करेगा। अब ये फैसला पाकिस्तान ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर में आकर किया है या फिर पाकिस्तान के पास लिटरली चाइना से J-35 परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में इतनी जल्दी नहीं आएगा और भारत के पास अभी 3-4 साल का टाइम है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जयपुर से। इतना कुछ होने के बावजूद देश में गद्दारों की कमी बिल्कुल नहीं हो रही है। दरअसल लेटेस्ट मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली में जो नेवल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर विशाल यादव नाम का ये व्यक्ति अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर काम करता था और काफी इंपॉर्टेंट जानकारी इसके अराउंड होती थी। अभी जो पहलगाम हमले के बाद रिसेंटली पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर और बाकी डेवलपमेंट्स हुई थी, उस दौरान इस विशाल यादव नाम के अपर डिवीजन क्लर्क ने इंडियन नेवी हेडक्वार्टर से कुछ क्लासिफाइड डेटा और इन्फॉर्मेशन चोरी करके पाकिस्तान हैंडलर को फॉरवर्ड कर दिया है और इस इन्फॉर्मेशन के लिए इसको 50,000 रुपए पे किए गए थे। नेवल हेडक्वार्टर्स के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ डॉकयार्ड डिपार्टमेंट होता है, उसमें ये पोस्टेड था। विशाल यादव नाम का ये व्यक्ति हरियाणा के रेवाड़ी से है, लेकिन इसकी तलाश जारी थी और इसको राजस्थान के जयपुर से पकड़ा गया है। अब 1 बाय 1 करके पुलिस, NIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस सब इसको इंटेरोगेट करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने कौन कौन सी क्लासिफाइड जानकारी पाकिस्तान को फॉरवर्ड की थी। हैरानी वाली बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत इंडियन नेवी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जो कि गेम चेंजर साबित हुआ और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना। उस समय हमने इंडियन नेवी के नेवल स्ट्राइक ग्रुप को भी अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया था और ये विशाल यादव इंडियन नेवी की जानकारी पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर रहा था। अब इस गद्दार को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप नीचे कमेंट करके बताएं।
तो देखो, एक न्यूज़ का तो मैंने बीच में रोक के ही बात कर दी थी, क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए आप कहते हो बीच में क्यों बोलते हो, क्योंकि मेरे को फिर पॉइंट्स नहीं याद, इतना कुछ होता है, फिर वो इतनी चीज़ें होती हैं जिसमें बताना, बात करनी होती है, डिस्कशन करनी, तो फिर भूल जाती हूँ। अब दूसरी जो सबसे पहले आई थी, जो F-35 जो है अभी तक पड़ा हुआ है, नहीं खाली पार्किंग फ़ी नहीं, तुम हमारे देश में हमारे लैंड पे आए हुए हो, वो भी बिना परमिशन के। हमको अगर उसे हैंगर के अंदर रखना है तो रखना है, तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी जगह नहीं है कि तुम्हारे से पूछेंगे, हमारी जगह है, हमें वहाँ नहीं चाहिए वो। देखिए, मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि अगर ये उड़ रहा था और ख़राब हो गया तो ख़राब की हालत में लैंड कैसे कर गया? मुझे नहीं पता, मुझे तो अब शक होने लग गया, जो इतने टाइम से बैठा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि ये बहाना मार के यहाँ लैंड किए हैं, पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन या क्या प्लेन के अंदर ऐसी चीज़ लाए हैं जिससे कुछ कलेक्ट कर रहे हो। वो तो इंडिया देख लिया होगा, वेव्स वगैरह वो सब इंडिया में स्कैन कर रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, मगर जो पैसा लगाया है वो अनफॉर्चुनेटली वेट के हिसाब से लगाना पड़ा, जो बहुत कम है। नॉर्मली तो मिनिमम तो $1000 पर डे से शुरू होना चाहिए मामला, फिर ऊपर तक जाना। मुझे पैसों का नहीं है, मेरे को है कि उनकी इतनी अकड़ कैसे है, क्यों नहीं कि तुमसे डिसरप्ट कर रहे हो पूरा, जितना हमारी इनकम बननी थी उतनी नहीं बन रही, बिकॉज यू आर डिसरप्टिंग द वो तो है ही, पर मुझे पार्किंग से ज्यादा है कि तुम होते कौन हो बोलने वाले कि हमारा प्लेन जो है हैंगर में नहीं जाएगा। ये हमारी जगह है, हमें वो जगह किसी और काम के लिए चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे, तुम अपना प्लेन हटाओगे और जहां हम बोलेंगे वहीं रखा जाएगा। इतना हमारा रोब और अकड़ होनी चाहिए, बहुत हो गया। जो स्पाई पकड़ा गया, दैट इज वेरी नाइस, कि पता चला कि वो पैसे के लिए गॉड, कितने लोग देश में गद्दार बैठे। तभी तो मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इतने इंडियंस कनेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ, और ये सब हो रहा है, उससे कितने लोग इन्फ्लुएंस होके उनको मतलब पैसों के नाम पे, अब देखो पैसों के नाम पे ही, क्योंकि पैसा मिल रहा है, कितने सारे इंडियंस बैठ के उनके साथ टॉक्स करते हैं। अभी भी हम देखते हैं, और जिनको आप बोलते हो बहुत एजुकेटेड है जी, ये बड़े वो समझदार हैं, फलाना प्रोफेसर है या ये ठमकाना है, भैया वो उनके वहाँ बजा के उनके चैनल्स में या उनको अपने चैनल्स में क्यों बुला रहे हैं? पैसे के लिए बुला रहे हैं ना। तो वैसे ही ये भी लोग जो है पैसों की वजह से वहाँ जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सब पैसे की वजह से कर रहे हैं, उनको अपना देश पहले नहीं है कि तुम पाकिस्तानियों को। लोग बोल रहे हैं वो जो प्रोफेसर था बड़ा समझदार था, जो सौरभ शुक्ला करा था, नाम ही नहीं पता था, समझ भैया ऐसे प्रोफेसर, बाय गॉड। एक तो पाकिस्तानियों के साथ बात करें जिनकी वैसी लेवल लो है, और उसके बाद वहां जाके तुम्हारी भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, मतलब उनको पता है, यू जस्ट मेकिंग थिंग्स अप। उनको पैसों की इतनी ज़रूरत है कि चैनलों में उनके जाते हैं या अपने चैनल में बुलाते हैं, इतनी डेस्परेशन टू अर्न मनी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।